प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। आप सब जानती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो संघर्ष है वो महिला करती है। कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ही मैं ललितपुर गई थी। मैं इसलिए गई क्योंकि मैंने सुना कि 2 किसानों ने खाद की लाइन में खड़े खड़े अपना दम तोड़ा है और 2 किसानों ने आत्महत्या की थी। तो मैं उनके घर गई। तो उनकी एक बेटी थी, बीवी थी, माताजी थी। कुछ नहीं था उनके पास, कर्ज में डूबे हुए थे। खाद की लाइन में खड़े खड़े, न खाना मिला न कुछ मिला। घर नहीं आ पाए क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर खाद लाइन छोड़ेंगे तो एक बार लाइन छूट जाएगी तो खाद नहीं मिलेगी। अच्छी बारिश आई थी पहले, उन्होंने सोचा कि थोड़ा संघर्ष करें। संघर्ष करते करते वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई। जब मैं उनकी बेटी से मिली, उनकी बीवी से मिली, तो घर लौटते वक्त मैंने सोचा कि जो भी हो, सबसे ज़्यादा मुश्किल तो महिला पे ही होती है। अब वो माँ, वो बेटी अकेली अकेली क्या करे। जो कमाने वाला था वो रहा नहीं, घर में और कोई कमा नहीं रहा था। इसी तरह से चाहे कोई भी समस्या हो सामाजिक, उसका पूरा बोझ महिला उठाती है। आप सब अपने घरों में महंगाई का बोझ उठा रही हैं। 250 रुपए की सरसों का तेल मिल रहा है आपको। सरकार कहती है 1 सिलेंडर पकड़ा दो, 1 मुफ्त का सिलेंडर दे दिया और सोचती है कि अपना काम ही खत्म हो गया है। आप उस सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं। नया सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है। सरकार ने ये सोच रखा है कि महिलाओं के लिए ये तोहफे देकर सब काम पूरा हो जाएगा। आपकी शक्ति पहचानना नहीं चाह रही है सरकार, आपको आगे बढ़ाना नहीं चाह रही है। जब महिला आगे बढ़ना चाहती है तो तरह तरह की समस्याएं उसके सामने आती हैं। आप सब ने देखा होगा, यहाँ जो अधिवक्ता बहन थी जो बात कर रही होगी, कितना संघर्ष किया होगा आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, जिस तरह से आपने किया है। और जिस तरह से जो लड़की जो अभी डॉक्टर शिक्षा कर रही है डॉक्टर बनने के लिए, वो भी कह रही थी क्या संघर्ष था उसका कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, उसको कहीं और जाना पड़ा। एक बहुत बड़े संघर्ष होते हैं महिलाओं के लिए, जिनको आप सब झेल रही हैं, आप सब कर रही हैं। यहाँ आपके क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है। एक एक नल से 10-10 लोग पानी ले रहे हैं। 10-10 परिवार एक नल पर निर्भर हैं। उद्योगों का अभाव है। रोजगार नहीं मिलते। कोरोना के समय आप सबने देखा, जब लॉकडाउन हुआ तो जितने भी यहाँ से प्रवासी परिवार थे, कितना संघर्ष करके वापस आए। सरकार ने उस समय मदद नहीं की। उस समय कोई बसें नहीं लाए आपके लिए। 19 तारीख को मोदी जी यहाँ भाषण देने आ रहे हैं, कल से बसें तैयार हो रही हैं। तो जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए आप कैसे काम करेंगे? देखिए, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आपके लिए कोई और संघर्ष नहीं करेगा। महिला का संघर्ष उसका अपना संघर्ष होता है। उसे अपनी शक्ति पहचाननी पड़ती है और अपनी शक्ति के बल पर उसे संघर्ष करना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। अब मैं क्यों कह रही हूं कि 40% महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए और इस विधानसभा के चुनाव में खड़ा होना चाहिए? क्यों कह रही हूं? क्योंकि जब तक महिलाएं आपकी तरह राजनीति में नहीं आएंगी, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपके यहाँ से विधानसभा की विधायिका नहीं होगी, तब तक आपके लिए आपके पक्ष में नीतियां कैसे बनेगी? एक महिला समझ सकती है, चाहे कहीं से भी हो, चाहे कितनी भी सक्षम हो, वो समझती है कि चाहे आप कुछ भी करें, आप काम करेंगी, बाहर जाएंगी, घर पर आकर आपको घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आशा बहुएं काम करती हैं, आंगनबाड़ी की महिलाएं काम करती हैं, तो वो काम करने के बाद भी घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, कौन क्या खाएगा, कैसे है, सब लोग ठीक हैं, वो उसकी जिम्मेदारी फिर भी बनती है। इसीलिए एक महिला ही एक महिला के लिए नीतियां बना सकती है, क्योंकि वो समझ सकती है कि महिला किस तरह से संघर्ष कर रही है।
जब तक महिलाओं की पूरी भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, हम अगर आधी आबादी हैं तो कम से कम आधी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। जो 40% की भागीदारी हमने कही है वो एक शुरुआत है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आधी महिलाएं लड़ें, ताकि आप सबकी आवाज़ आगे आए। क्योंकि जब तक हम खुद समाज को बदलने का नहीं ठानेंगे, हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कोई नहीं करेगा। बहुत इंतज़ार हो गया है। कवि ने भी कहा था, आपने सुना होगा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तुम कब तक आस लगाओगी कि तुम्हारी आवाज कोई और उठाएगा? कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। मतलब कि तुम कैसी रक्षा मांग रही हो उन लोगों से जो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही नहीं, जो तुम्हारा अत्याचार कर रहे हैं, जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। आपने देखा, आशा बहुएं मेरे पास आई थी लखनऊ में कुछ दिनों पहले। उसमें से एक महिला को इतनी बुरी तरह पीटा पुलिस ने, सरकार ने, प्रशासन ने। क्यों? क्योंकि उसने ये हिम्मत कर ली कि उसने पूछा कि तुम मुझे उठा के क्यों ले जा रहे हो। वो मुख्यमंत्री जी की सभा में आई थी, एक अपनी मांगों को लेकर आई थी, सिर्फ अपनी मांगों को उठा रही थी, अपनी आवाज़ उठा रही थी। वहाँ आई, पुलिस ने कहा तुम्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसने सिर्फ ये कहा कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, किस आधार पर तुम उठा के ले जाओगे मुझे। और उसको इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसके हाथ टूट गए थे, उसके चेहरे पे चेहरा एकदम सूजा हुआ था, लाल था। उसने यहाँ पे चोटें दिखाई, यहाँ चोटें दिखाई। तो जब मेरे से बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी कि जैसे आपने आंगनबाड़ी बहनों के लिए कहा, आपका अभी तक मानदेय बढ़ाया नहीं गया है। वो सिर्फ अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए अपनी आवाज़ उठा रही थी। वो कह रही थी कि जब से कुछ सालों से जब वो काम करने के लिए जाती भी हैं तो उनसे, जैसे उनको अगर कुछ मिलता है काम करने के लिए, किसी की डिलीवरी हो गई, उसमें से भी उसको उन्हें घूस देनी पड़ती है, थोड़ा पैसा उसमें से भी निकाला जाता है। तो जब आपका शोषण किया जा रहा है, आप पर अत्याचार किया जा रहा है, तो आप उन्हीं लोगों से क्या अपना हक मांगेंगे तो आपको हक मिलेगा? नहीं मिल सकता ना। जो आपको, जब आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, आपको पीटने वालों से आप हक मांगेंगे तो आपको अपना हक मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो इसी तरह से आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तो खुद लड़ना पड़ेगा। आप ठहरिए मत, उन लोगों से मत मांगिए जो आपका शोषण करते हैं, आपका अत्याचार करते हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे जाके पति से लड़ें। वो मत करना नहीं तो सब पति मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी आवाज़ उठाइए, अपनी जो समस्याएं उनको सुलझाने के लिए खुद खड़े हो जाइए। जैसे ये मजबूत महिलाएं सब जगह, जो ये मेरे से मिलने आई आशा बहू, कितनी मजबूत महिला है कि पुलिस के सामने खड़ी हो गई, इतना पीटा उसको, फिर भी वो मेरे साथ जब बात कर रही थी कह रही थी मैं लड़ूंगी दीदी। तो इसी तरह से आप सबको लड़ना है। और मैं यहाँ आप सबसे इसलिए बात करने आई हूँ क्योंकि मैं कहने आई हूँ कि देखिए, अपना मन बना लीजिए। आप आधी आबादी हैं, हर 2 जनों में से एक हैं, तो एकजुट होकर राजनीति में आप अपना हक क्यों नहीं मांग रहे हो? जो सरकार आपके लिए कुछ कर ही नहीं रही है,
उसको आगे क्यों बढ़ा रहे हो? जब वोट देने का समय आता है, महिला खड़ी है, आंख बंद करके महिला को वोट दो, एकदम आंख बंद करके, सोचो भी मत, क्योंकि वो महिला तुम्हारे लिए खड़ी रहेगी, वो महिला तुम्हारे लिए संघर्ष करेगी, तुम्हारी लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारी तरह महिला है, बहन है तुम्हारी। तो राजनीति में आपकी भागीदारी अब सुनिश्चित है। जो पहल कांग्रेस पार्टी ने की है उसको कभी कोई रिवर्स नहीं कर सकता, उसका अंत नहीं हो सकता। अगर इस बार 40% महिलाएं लड़ेंगी, हो सकता है कुछ महिलाएं सक्षम हो, जीत जाएं, कुछ महिलाएं नहीं हो, जीत ना पाए, लेकिन लड़ेंगी। और लड़ने से एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा समाज में और राजनीति में, क्योंकि वही महिलाएं अगली बार फिर से लड़ेंगी, और अगली बार जब लड़ेंगी तो और भी ज़्यादा सक्षम होकर लड़ेंगी, और कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जो उनको रोक पाएगा। सबको यही पहल करनी पड़ेगी, आगे जाकर सबको महिला का हक देना पड़ेगा। इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये जो हमने ये पहल की है ये कितनी महत्वपूर्ण है, एक हल्की चीज़ नहीं है। इसमें आपका हक और आपकी लड़ाई है। यहाँ हमने यहाँ एक हमने प्रतिज्ञा पत्र बनाया है, इसमें हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ तो ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं, इस तरफ भी आ जाती हूँ, कुछ तो ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए है, लेकिन इससे फायदा आपका भी बहुत होगा। पहले मैं वो पढ़ लेती हूँ। तो किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे, गेहूं और धान 2500 में खरीदा जाएगा, और गन्ने का किसान 400 रुपये पाएगा। आपकी बड़ी बड़ी बिजली के बिल आते हैं, काफ़ी बहनों ने मुझे बताया कि बिजली नहीं आ रही है लेकिन बिल ज़रूर आ रही है। तो जो बिजली की बिल है उसको, सब बिलों को हम हाफ कराएंगे। कोरोना काल में जो बकाया था, खास तौर से जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, कोरोना काल में उनको बिजली की बिल फिर भी भरनी पड़ी, लेकिन काम धंधा बंद हो गया था, तो उनके लिए हम पूरी तरह से वो बिजली बिल माफ कराएंगे। कोरोना की जो आर्थिक मार थी, जो सबसे गरीब परिवार हैं, जो सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित हुए, जिनकी आमदनी प्रभावित हुई, उनके लिए 25,000 रुपये दिए जाएंगे। 20 लाख सरकारी रोजगार हम बनवाएंगे, जिसमें से हम चाहते हैं कि 40% महिलाओं को जाएं। कोई भी बीमारी हो आपको, तो कम से कम 10 लाख तक आपको मुफ्त इलाज दिया जाएगा सरकार द्वारा, चाहे कोई भी बीमारी हो। जो छात्राएं बैठी हैं उनको मालूम है कि क्या है हमारी प्रतिज्ञा उनके लिए। तो किस लिए कहा है हमने कि आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा? पढ़ने के लिए और सक्षम बनाने के लिए। आपको आजकल इतने सारी ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ होती हैं, उसके लिए, और उसके साथ साथ आपकी सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि जब आपके पास मोबाइल फ़ोन है हाथ में, तो कोई समस्या आए आप एकदम फ़ोन कर सकती हैं अपने घर पर, या कोई मदद करने के लिए आ सकता है। इसी तरह से जो स्कूटी की प्रतिज्ञा है, अच्छी लगी मुझे भी अच्छी लगी बहुत। तो जो स्कूटी देने की प्रतिज्ञा है, इससे आप, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई करने के लिए आपको दूर जाना पड़ा था, उससे बहुत सुविधा होगी। महिलाओं के लिए सरकारी बसों में जितनी भी यात्राएं सब मुफ्त होंगी, सब फ्री यात्राएं होंगी। अच्छा, सरकारी पदों में जो पहले से आरक्षण के प्रावधान हैं, उनके अंडर महिलाओं के लिए 40% होगा। इसका मतलब है कि आपको रोजगार 40% मिलेंगे, लेकिन जो पहले से प्रावधान है आरक्षण के, उसके भीतर मिलेंगे। विधवा के पेंशन मुझे बहुत
महिलाओं ने कहा कि आजकल पेंशन बहुत ही कम मिल रहा है, तो विधवाओं का जो पेंशन है उसको हम 1,000 रुपये तक बढ़ाना चाहते हैं। जो आशा बहुएं और आंगनवाड़ी बहनें हैं उनके लिए हम 10,000 रुपये का मानदेय न्यूनतम हम देना चाहते हैं। तो आपको 10,000 रुपये का मानदेय मिलेगा और उसके अलावा जो आप डिलीवरी करने जाएंगी, जो आप काम करने जाएंगी, उसके ऊपर मिलेगा। अच्छा, प्रदेश में हम हर ज़िले में हम 75 ऐसे पाठशाला बनाना चाहते हैं जो केंद्रीय विद्यालय की तरह होंगे, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए होंगे। और उसमें आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं, लेकिन अलग अलग हुनर भी सिखाए जाएंगे और आपको तैयार किया जाएगा कि आप अच्छे अच्छे रोज़गार आपको मिल पाएँ और आप आगे बढ़ पाएँ। तो ये हमारी प्रतिज्ञा है महिलाओं के लिए। तो देखिए, मैं 1.5 सालों से यूपी में काम कर रही हूँ। आपकी तरह मुझे बहुत सारी बहनें बेटियां मिलती हैं। मैंने बहनें और बेटियां कहा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि हम पहले लड़की हैं, हम पहले महिला हैं। और आप सब संघर्ष कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके संघर्ष में मैं शामिल हूँ और आपकी आवाज़ मैं उठाऊँ। मैं चाहती हूँ कि एकजुट बनकर हम इस प्रदेश को बदलें, इस समाज को बदलें और हम इस यहाँ की राजनीति को बदलें। राजनीति में आजकल बहुत क्रूरता है, हिंसा है। आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। एक बड़े मंत्री के बेटे ने अपनी जीप के पहियों के नीचे 6 किसानों को कुचल दिया। और आपने क्या देखा कि सरकार ने किसानों की मदद करने के बजाय जिसने ये अत्याचार किया उसकी मदद की। आज भी वही मंत्री प्रधानमंत्री जी के मंच पे खड़े रहते हैं। तो जो हिंसा है राजनीति में, उसको ख़त्म करने के लिए महिलाओं की बहुत ज़रूरत है। महिलाएं हम जैसे बच्चों को पालते हैं, हम में करुणा होती है, सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, किसी और के बच्चे की किसी कोई समस्या हो, बीमार हो, हम मदद करते हैं। ये जो करुणा का भाव है, सबको मदद करने का भाव, सबको आगे बढ़ाने का भाव, ये महिला में ज़्यादा होता है। इसीलिए ये करुणा भाव राजनीति में लाने के लिए, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए और राजनीति में जो हिंसा है, क्रूरता, उसको दूर करने के लिए, महिलाओं पे जितने अत्याचार हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप सब यहाँ से घर जाकर भी जितनी भी आपकी बहनें हैं, सहेलियाँ हैं, आपकी बेटी हैं, सबको समझाइए कि महिलाओं को मजबूत करना है। इस चुनाव में जहाँ जहाँ महिला खड़ी होगी वहाँ वहाँ आप उनको मजबूत बनाइए, उनके संघर्ष में शामिल होइए, ताकि हम राजनीति को बदलें, समाज को बदलें और पूरे